कॉम्पिटेटिव सीरीज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष हिंदी की एक नई कक्षा में। आज हम एक नई सीरीज़ प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में जब हम चर्चा कर रहे थे यूजी नेट की, कि हम हिंदी साहित्य की यूजी नेट की कक्षाएँ जल्द ही अपने चैनल पर प्रारंभ करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी विषय का पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस। क्या सिलेबस रहने वाला है यूजी नेट का। यूजी नेट से यदि आप परिचित नहीं हैं तो पिछली वीडियो आप जाके ज़रूर देखिए, वहाँ भी मैंने बताया हुआ है। यहाँ भी मैं संक्षिप्त रूप में बता देना चाहता हूँ यूजी नेट का आपका एग्ज़ाम किस लिए होता है। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। अभी तो एनटीए को ये दिया गया है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है इसके अंडर में। ठीक है जी। तो ये जो एग्ज़ाम है ये आपका, ये स्पेशली आपका होता है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यदि भविष्य में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कम से कम आपका यूजी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। जिस प्रकार यदि आपने बीएड किया है या कोई बीएड करता है तो टीचर बनने के लिए टीचिंग का एग्ज़ाम देने से पहले उसका सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसी प्रकार यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपका यूजी नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। प्लस इसी के साथ ही कई लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम और जेआरएफ का एग्ज़ाम अलग अलग है या फिर एक है। जी नहीं, दोनों के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है। ठीक है जी। जेआरएफ जो है वो टॉप जो 6% आते हैं, ठीक है, 6% जो टॉप करते हैं, टॉप में से जो 6% सबसे ऊपर होते हैं उनको जेआरएफ दिया जाता है। ठीक है, जेआरएफ क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसके लिए आपको कुछ फेलोशिप दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं 3 साल के अंदर, अगर आपका रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आने के बाद आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है, तो जिस डेट को आपका रिज़ल्ट आया है, मान लीजिए अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 2 अक्टूबर है। ठीक है, मान लीजिए 2 अक्टूबर को रिज़ल्ट आ गया मेरा, तो 2 अक्टूबर 2023 को मेरा रिज़ल्ट आता है। उसके बाद 2 अक्टूबर 2025 तक, है ना, 24, 25, 26 तक, है ना, 26 तक, जी हाँ 2026 तक, 2 अक्टूबर 2026 से पहले पहले आपको एडमिशन लेना होगा पीएचडी में। यदि आप ऐसा करते हैं और आपका जेआरएफ निकला हुआ है तो गवर्नमेंट आपको फेलोशिप प्रोवाइड करती है। कम से कम फेलोशिप मिलेगी आपको 35,000 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलती है आपको 45,000 के आसपास। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी जो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है आगे पीछे। ठीक है, ये रिसर्च के लिए दिया जाता है, आपको ये फेलोशिप प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है। 5 साल तक के लिए आपको ये फेलोशिप दी जाती है। ठीक है, जब तक आप थीसिस नहीं लिखते और अपनी पीएचडी कंप्लीट नहीं करते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन है। आप एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं, यदि आपका एम है, उद्देश्य है भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, उसके लिए भी लाभदायक है। और पीएचडी करना चाह रहे हैं तो पीएचडी भी आप कर सकते हैं अपने उस सब्जेक्ट में, विशेष सब्जेक्ट में कमांड हासिल करने के लिए। ठीक है, तो उसी संदर्भ में आज हम सिलेबस पे चर्चा करने जा रहे हैं। ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है हिंदी साहित्य से संबंधित। इसके बाद हो सकता है आज या फिर नहीं तो कल आपको हिंदी साहित्य के सिलेबस से संबंधित जो पहली वीडियो है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि आज ही डाल दूँ, है ना। बाकी देखते हैं। चलिए फिलहाल हम सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं अपनी, है ना। हमारे चैनल का मोटो है डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। तो अपनी पूरी सिलेबस के दौरान, जो पूरा सिलेबस हम चर्चा करेंगे उसके दौरान इस चीज़ को हम माइंड में रखेंगे, है ना। हमें हार्ड वर्क तो करना है लेकिन वर्तमान में स्मार्ट वर्क के साथ, है ना। जो चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं चीज़ों को की चर्चा जो है हम इसमें करेंगे अपनी। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हम सिलेबस देखते हैं। देखिए, अगर आप सिलेबस देखेंगे ना तो सिलेबस आपको देखने में बहुत बड़ा लगेगा, बहुत वास्ट लगेगा, है ना। इसमें 10 यूनिट्स हैं। देखिए, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, ठीक है, इकाई 4, इकाई 5, ओके, इकाई 6, इकाई 7, इकाई 8, इकाई 9, इकाई 10 यूनिट हैं इसमें। ठीक है, ये देखने में ही बड़ा है। जब आप पढ़ना चालू करेंगे और इंटरेस्ट और रुचि आपकी जागने लगेगी तो धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा और ये चीज़ें जल्दी जल्दी ख़त्म होती जाएंगी। ठीक है जी। तो पहली यूनिट देखते हैं। पहली यूनिट है आपकी
हिंदी भाषा और उसका विकास, ठीक है। लेकिन हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हम ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, है ना, चीज़ों को देखते हुए और अच्छे से समझते हुए चलें, ताकि कुछ चीज़ें जो है ना छूट पाएँ। और बीच बीच में हो सकेगा तो मैं जो MCQ सीरीज़ है टॉपिक वाइज वो भी लाने का प्रयत्न करूँगा, और जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र है उनको तो सॉल्व हम ज़रूर करेंगे आने वाले समय में, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहली यूनिट होने वाली है आपकी हिंदी भाषा और उसका विकास। यहाँ टॉपिक से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें हिंदी भाषा से संबंधित सारी चीज़ें होंगी, है ना। देख लेते हैं क्या क्या है। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं। उपभाषाएं आपको पता है 5 उपवर्गों में बांटा जाता है हिंदी की उपभाषाओं को, है ना। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, है ना। एक रह गया इसमें, कौन सा रह गया? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। 1 2 3 4 5 हो तो गए, 5 हो गए, ठीक है, कोई नहीं। खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, इनकी विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप देखने को मिलेंगे हमें। उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, ठीक है, हिंदी का भाषिक रूप देखेंगे हम। हिंदी की स्वनिम व्यवस्था देखेंगे, जिसमें खंडे ध्वनियाँ करेंगे, खंडेतर ध्वनियाँ करेंगे, जिसमें आपके स्वनिम आते हैं, रूपिम आते हैं, ये सब करेंगे हम, है ना। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार करेंगे। वर्गीकरण कई आधारों पर होता है, उच्चारण के आधार पर होता है ना, जीवा के आधार पर, ओठ की गोलाई के आधार पर, तो वो सब करेंगे हम। हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ठीक है, ये सब देखेंगे हम। हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप, है ना। हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, इन सब की हम चर्चा करेंगे अपनी वीडियोज़ में। राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा के रूप में वर्णित है हिंदी हमारी, आपको पता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा तो माना जाता है, लेकिन संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में वर्णित नहीं है। तो ये बहुत ही चिंतनशील विषय है, मैं ऐसा बोलूँगा कि इतना समय हो गया और अभी तक हमारी जो हिंदी है राष्ट्रभाषा के रूप में संविधान में वर्णित नहीं है। तो इसके लिए भी प्रयासरत रहिए, अपने लेवल पे आप प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करके। चलिए, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, है ना। आपको पता है जो हमारा संविधान है, संविधान में अनुच्छेद संख्या 343 से लेकर के 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन है राजभाषा के रूप में। इसको भी देखेंगे हम, एक एक अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे, है ना, गहन रूप में। देवनागरी लिपि, उसकी विशेषताएं और मानकीकरण। तो यहाँ पर आपका जो इकाई 1 है, इकाई 1 है हिंदी भाषा और उसका विकास, वो समाप्त होता है, ठीक है। इकाई 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो कि प्रमुख रूप से होने वाला है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, मेन यूनिट आप इसे ही बोल सकते हैं, जो मुख्य भूमिका निभाती है ना। इसमें हम देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, ठीक है, कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हिंदी साहित्य से संबंधित, हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की पद्धतियाँ क्या क्या रहीं, है ना। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण देखेंगे, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता देखेंगे, विद्यापति और उनकी पदावली, लौकिक साहित्य, भक्तिकाल, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, ये भी देखेंगे। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, आलवार और नयनार, है ना, दक्षिण भारत में हुए थे। भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय देखेंगे हम, ठीक है। चलिए, उनका वैचारिक आधार देखेंगे, निर्गुण और सगुण, देखो सुगुण लिखा हुआ है ना, गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हो जाता है, सगुण होगा। चलिए, और उनका काव्य। इसके बाद हम रीतिकाल देखेंगे, है ना। जो भी आपके 4 काल हैं, मतलब कि चारों कालों को अच्छे से देखेंगे इसमें। रीतिकाल में है फिर वही सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखेंगे। 3 धाराओं में विभाजित है रीतिकाल, पता है आपको, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। रीतिसिद्ध में एक प्रमुख कवि आते हैं बिहारी, सबकी चर्चा करेंगे, है ना। चलिए आगे देखिए, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। उसके बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतीय हिंदू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसमें, है ना, उसको देखेंगे। हिंदी गद्य 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण देखेंगे, जिसमें राजा राम मोहन राय से लेकर के आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी सब आएंगे इसमें, है ना। भारतीय हिंदू और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा देखेंगे, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद द्विवेदी युग है आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। आपको पता है 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका संपादक बने, है ना, और 2 साल छोड़ करके 1920 तक रहे थे ये, ठीक। उन सब की चर्चा करेंगे हम अच्छे से आने वाले समय में। आगे देखेंगे हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि,
छायावाद, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता, वर्ष 2000 तक, समकालीन साहित्य, पत्रकारिता। ठीक है, ये यूनिट 2 समाप्त नहीं हुई है अभी आपकी, और भी है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यूनिट 2 जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आगे देखेंगे। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, हिंदी उपन्यास देखेंगे, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना। उपन्यास में उपन्यास की अवधारणा, ठीक है, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार, वर्ष 2000 तक। कहानी में कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी, प्रमुख कहानी आंदोलन, है ना, जिसमें नई कहानी देखेंगे, समकालीन कहानी देखेंगे, ठीक है, सहज कहानी, सारी कहानियाँ देखेंगे। चलिए कहानी भी आएगी उसमें। चलिए फिलहाल हिंदी नाटक है, नाटक और रंगमंच, भारतेंदु को ही इसका जनक माना जाता है ना। चलिए विकास का चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसोदोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग, नया नाटक, प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार, वर्ष 2000 तक देखेंगे इसमें। उसके बाद है आपका हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास का चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक आदि। ठीक, उसके बाद आपका हिंदी निबंध है, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। उसके बाद हिंदी आलोचना है, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचक, ये देखेंगे हम। ठीक है जी। इसके बाद अन्य साहित्यिक गद्य विधाएँ हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी। फिर उसके बाद प्रवासी साहित्य है, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार, प्रवासी साहित्य। ठीक है, चलिए इकाई 2 यहाँ पे आपकी समाप्त होती है। इसके बाद इकाई 3 देखेंगे हम। इकाई 3 में क्या है देख लेते हैं। इकाई 3 मुख्य रूप से देखिए आपका साहित्य शास्त्र है। साहित्य शास्त्र की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे, क्या साहित्य शास्त्र है। चूँकि देखिए आप लोग एमए करके आए हुए हैं, तो जिन लोगों ने अच्छे से एमए की हुई है और एमए की जो किताबें हैं वो अच्छे से पढ़ी हुई हैं, तो साहित्य शास्त्र जो शब्द है साहित्य शास्त्र, वो उनको अजीब नहीं लग रहा होगा, परिचित लग रहा होगा और काफ़ी कुछ पढ़ा होगा उन लोगों ने, है ना। और जिन लोगों ने ऐसी हवा में कर दिया होगा, उनको दिक्कत आएगी थोड़ी सी। कोई बात नहीं, हम प्रयास करेंगे दैनिक जीवन से उदाहरण लेकर के और ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ों को समझेंगे अच्छे से, शुरू से लेकर अंत तक, है ना। और मुझे आशा है यहाँ से पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल आगे चलेंगे। इसमें हम देखेंगे काव्य के लक्षण। काव्य लक्षण होता है काव्य की परिभाषा, काव्य क्या है। काव्य हेतु देखेंगे, है ना। काव्य प्रयोजन देखेंगे। काव्य हेतु पता है आपको, व्युत्पत्ति होता है इसमें, है ना। अगर आप पढ़ के आ रहे हैं तो याद होगा, व्युत्पत्ति, शास्त्र ज्ञान, ठीक है, अभ्यास, प्रतिभा, ठीक है, व्युत्पत्ति को ही शास्त्र ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे काव्य प्रयोजन में, है ना। ये देखेंगे, मम्मट ने काव्य प्रयोजन काफ़ी वृत्त रूप में दिया हुआ है, तो उनका भी देखेंगे, है ना। प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत देखेंगे, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, है ना। रस सिद्धांत किसने दिया, भरतमुनि। अलंकार, भामा ने रीति, वामन ने ध्वनि, आनंदवर्धन वक्रोक्ति, कुंतक औचित्य, क्षेमेंद्र, इन सबको देखेंगे हम अच्छे से, है ना। चलिए रस निष्पत्ति देखेंगे, साधारणीकरण। रस की परिभाषा दी है आचार्य भरतमुनि ने, क्या दी है, विभाव, अनुभव, व्याभिचारी, संयोगाद रस, रस निष्पत्ति, है ना। और इसी की ही जो है निष्पत्ति के कई सिद्धांत फिर दिए हैं कई लोगों ने, जिसमें आपका आचार्य शंकुक आते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अभिनव गुप्त आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भट्ट लोलट आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। भट्ट नायक आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इन सब के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति मुख्य रूप से आपकी 3 है। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो का काव्य सिद्धांत पढ़ेंगे। प्लेटो जो है कवि को पागल बोलते हैं ना, कवि को दिवालिया बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अरस्तु के विचार पढ़ेंगे। त्रासदी, विवेचन, विरेचन सिद्धांत क्या है इनका। वर्ड्सवर्थ पढ़ेंगे। कॉलरिज पढ़ेंगे। इलियड पढ़ेंगे हम। रिचर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। नई समीक्षा पढ़ेंगे। इनके भी सिद्धांत है अपने अपने, क्या क्या सिद्धांत है सब आगे भविष्य में हम चर्चा करेंगे। चलिए यूनिट 4 देख लेंगे, इकाई 4। तो कुल मिलाकर जो इकाई 3 है, अगर मैं ये कहूँ कि यह पाश्चात्य साहित्य शास्त्र है तो गलत नहीं होगा, है ना। जी हाँ, ये आते हैं आपके संस्कृत साहित्य शास्त्र भी थोड़ा सा आता है, क्योंकि रस, अलंकार, रीति, ध्वनि और वक्रोक्ति, औचित्य, इस पर चर्चा हमारे संस्कृत साहित्य शास्त्र और भारतीय साहित्य शास्त्र में हुई है, मतलब कि दोनों ही हैं, ठीक है। और नीचे आपके पाश्चात्य हैं मेनली ये, ठीक है, दोनों ही आ गए इसमें। चलिए आगे देखेंगे इकाई 4। इकाई 4 में क्या है, इकाई 4 है आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि, ठीक है। क्या है वैचारिक पृष्ठभूमि में,
भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि देखेंगे हम इसमें। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना लगभग 1600 में होती है। 1600 में या 1800 में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसकी पूरा हल्का सा कोई बात नहीं, हो जाएगा। आई थिंक 1800 में, 1600 ज़्यादा पहले हो गया है ना। हाँ 1800 में। चलिए एक बार देख लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखेंगे। भारतीय हिंदू और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, ठीक है, दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ठीक है, इन सबको हम बिंदुवार पढ़ेंगे। ठीक, तो मूल रूप से ये वैचारिक पृष्ठभूमि थी। ठीक है, ये छोटी यूनिट है, इतनी बड़ी नहीं है, कर लेंगे इसको जल्दी से हम। ठीक है, यूनिट 5 आती है आपकी हिंदी कविता। ये मेरे ख्याल से थोड़ी बड़ी होने वाली है। कविता आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक सब इसमें आएगी। ठीक है, तो किन किन कविताओं को हमें पढ़ना है वो सब इसमें है, यहाँ देख लेंगे हम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है आपका पृथ्वीराज रासो, रेवा तट। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, पृथ्वीराज रासो का रेवा तट पढ़ना है हमें। अमीर खुसरो का खुसरो की पहेलियाँ और मुखरियाँ पढ़नी है। विद्यापति की पदावली पढ़नी है। संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा की, पद संख्या 1 से 25 तक। कबीर का पढ़ना है। कबीर का संपादन जो किया है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने। इस पुस्तक का पद संख्या पढ़ना है 160 से 209 तक, इसको देखेंगे। जायसी ग्रंथावली पढ़नी है, संपादक रामचंद्र शुक्ल की, नागमती वियोगखंड प्रमुख रूप से। सूरदास का भ्रमर गीत सार पढ़ना है, संपादक रामचंद्र शुक्ल जी, पद संख्या 21 से 70। तुलसीदास का रामचरितमानस उत्तरकांड पढ़ना है। ठीक है, 7 कांड हैं तो उसमें से उत्तरकांड प्रमुख है, पढ़ना है। बिहारी सत्सई पढ़ेंगे, संपादक है जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा 1 से 50 तक पढ़ना है। ठीक है, बिहारी आपको पता है रीति सिद्ध के प्रमुख कवि हैं। आगे चलेंगे। घनानंद कवित पढ़ना है, संपादक विश्वनाथ मिश्र, कवि संख्या 1 से 30 तक। मीरा पढ़ेंगे, संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से 20 पद हैं मात्र इनके। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रवास पढ़ना है हमें। आपको पता है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है इसको, और इसकी रचना जो है 1914 में प्रकाशित हुआ था ये। आगे चलेंगे। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती पढ़ेंगे, साकेत का 9वां सर्ग भी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है। जयशंकर प्रसाद का पढ़ेंगे आंसू, आंसू काव्य है ना, विरह काव्य बोल सकते हैं आप। इसकी पंक्तियाँ कुछ याद आ रही हैं मुझे। इस करुणा कलित हृदय में एक विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। चलो भावुक मत हो आप वो तो पंक्तियाँ याद थी इसलिए उन्होंने सुना दी, ज़्यादा भावुकता में जाने की जरूरत नहीं है। जब आंसू कविता पढ़ेंगे तो और भी मज़ा आएगा। ठीक है ना, हाँ लोग हो यादें आएंगी। शरारत हो है ना, ज़्यादा शरारत नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो। आगे चलेंगे। कामायनी महाकाव्य है, इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, मूल रूप से ये 3 सर्ग पढ़ने हैं, वैसे 15 सर्ग हैं इसमें। आगे चलेंगे। निराला की काफ़ी कविताएं हैं इसमें। जूही की कली है, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, बहुत प्रसिद्ध कविता है राम की शक्ति पूजा। कुकुरमुत्ता पढ़ेंगे। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, ये पढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत की कविताएं पढ़ेंगे, परिवर्तन और प्रथम रश्मि। उसके बाद महादेवी वर्मा पढ़ेंगे। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं निर्भरी दुख की बदली फिर विकल है प्राण मेरे, या मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। ठीक है, महादेवी वर्मा को रहस्यवादी कवियत्री का दर्जा मिला हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी पढ़ेंगे हम, इसका 3य अंक प्रमुख रूप से। उसके बाद रश्मिरथी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पश्चात है नागार्जुन का आपका कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, ये सारी कविताएं नागार्जुन जी की, इनको पढ़ना है हमें। सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अज्ञे की, कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षणभर, असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार, इसकी चर्चा करेंगे। उसके पश्चात भवानी मिश्र हैं, इनकी कविताएं हैं गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद मुक्ति बोध की है, भूल गलती, भ्रम राक्षस, अंधेरे में काफ़ी बड़ी कविता है, सन 1964 के आसपास ये प्रकाशित होती है, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है जी, आगे देखेंगे। धूमिल की कविता पढ़ेंगे। नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद की एक पंक्ति याद आ रही है एक आदमी रोटी बेलता है। ठीक है, एक आदमी रोटी बेलता है और एक आदमी रोटी, ऐसी कुछ था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। बहुत प्रसिद्ध कविता है रोटी और संसद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है भैया। हाँ, ऐसे ही कुछ थी, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बनाता है, लेकिन एक तीसरा आदमी भी है जो ना तो रोटी बेलता है ना रोटी बनाता है, वो सिर्फ और सिर्फ रोटी से खेलता है ना। राजनीति पे एकदम कटाक्ष किया हुआ है इन्होंने, तो काफ़ी कविताएं हैं। कविता थोड़ी आगे पीछे हो सकती है लेकिन मर्म यही है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। चलिए, तो हिंदी कविता यहाँ पर आपकी समाप्त होती है। ये इतनी कविताएं हैं जो हमको पढ़नी है। देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, है ना।
लेकिन इतना बड़ा है नहीं। जब हम करना प्रारंभ करेंगे तो जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे यूनिट 6 पे। इकाई 6 आपकी उपन्यास की होने वाली है, हिंदी उपन्यास। कौन कौन से उपन्यास करने हैं हमें? पंडित गौरी दत्त का करना है हमें, देवरानी जेठानी की कहानी। लाला श्रीनिवास दास का करना है परीक्षा गुरु, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास। प्रेमचंद का गोदान, है ना, किसान पर आधारित, उत्तर भारत के किसान पर आधारित 1936 का महाकाव्य बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध रहा है। अज्ञेय की शेखर एक जीवनी, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणवट की आत्मकथा। आत्मकथा से यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये उपन्यास है, ठीक है, आत्मकथात्मक उपन्यास बोल सकते हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलेंगे। अगले कुछ उपन्यास है आपका फणीश्वरनाथ रेणु जी का है, मैलांचल, सन 1954 का प्रकाशित है ये, ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। ये एक आपका आंचलिक उपन्यास है, ठीक है, प्रथम आंचलिक उपन्यास भी इसको कहा जाता है, ठीक है, चर्चा करेंगे। यशपाल का झूठा सच पढ़ेंगे, 1958 के आसपास की रचना है। अमृतलाल नागर का मानस कांस पढ़ेंगे हम, ठीक है। भीष्म साहनी का तमस पढ़ेंगे। रचना देखिए, जो मैंने प्रकाशन वर्ष बताया आगे पीछे हो सकता है अभी हल्का सा, ठीक है, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ से मत याद करने लग जाइएगा, हाँ भाई इसका रचना इन्होंने इतने बता दी। जो मेरे को माइंड में भी याद है वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा नहीं। श्रीलाल शुक्ल का पढ़ेंगे राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रत्येक मनुष्य कोई भी हो वो परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं। आप जितना भी परफेक्ट बनने की कोशिश कीजिए, पूरा परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि भाई इंसान है, गलतियां तो हो सकती हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मनु भंडारी का पढ़ेंगे, आपका बंटी, ये मनोवैज्ञानिक आप बोल सकते हैं उपन्यास की कैटेगरी में, ठीक है, बाल मनोविज्ञान अच्छा दिखाया गया इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद है जगदीश चंद्र जी का धरती धन्ना अपना, ठीक है, दलित पर आधारित ये रचना है, दलित जीवन पर आधारित, ठीक है, किस हिसाब से त्रासदी में जीवन व्यतीत करता है एक दलित व्यक्ति, है ना, दलित समाज उसको दिखाता है ये धरती धरना अपना, तो इसको भी देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। कुछ ना समझ में आया तो वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। बाकी इस सिलेबस का लिंक मैं आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पेशली प्रोवाइड कराने की, ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी कहानी पढ़ेंगे इसके बाद हम। हिंदी कहानी यूनिट 7 होने वाली है आपकी। इसमें हम पढ़ेंगे राजेंद्र बाला घोष अर्थात बंग महिला, इनकी कविता पढ़ेंगे। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 की है, दुलाई वाली 1907 की है। ये दोनों ही कविता कह रहा हूँ, कहानी सॉरी हो जाता है ठीक है, ये कहानियाँ पढ़ेंगे हम दोनों इनकी। उसके बाद माधवराज सप्रे जी की है एक टोकरी भर मिट्टी, इसको देखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की राही कहानी है, इसको देखेंगे। प्रेमचंद की ईदगाह 1933 की है, इसको देखेंगे। दुनिया का अनमोल रत्न, इसको देखेंगे, ठीक है, ये कहानियाँ हैं प्रेमचंद जी की। उसके पश्चात 1913 की है कानों में कंगना, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की रचना है, इसको देखेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था फ्लैशबैक की ये सबसे पहली कहानी है, ठीक है, जिसमें फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया है, इसको देखेंगे, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। उसके पश्चात है जयशंकर प्रसाद जी की आकाशदीप कहानी, इसको देखेंगे। जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य, ये कहानी देखेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु का तीसरी कसम देखेंगे। लाल पान की बेगम, ये भी इन्हीं की है, ठीक है, इसको देखेंगे। अज्ञेय का गैंग्रीन है, ठीक है। आप सोचेंगे गैंग्रीन क्या होता है? एक बीमारी होती है, आगे जब हम कहानी पढ़ेंगे तो गैंग्रीन पे चर्चा करेंगे, गैंग्रीन नाम क्यों रखा, है ना। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। शेखर जोशी की रचना है कोसिया घटवार, इसको देखेंगे। भीष्म साहनी की रचना है अमृतसर आ गया है चीफ की दावत, ठीक है। मध्यवर्गीय जीवन पे कटाक्ष चीफ की दावत, ठीक है। दिखावटी जीवन इसमें दिखाया गया है, तो वो सब देखेंगे क्या है क्या नहीं स्टोरीज। कृष्णा सोबती की कहानी है सिक्का बदल गया। जब हम कहानियाँ पढ़ना प्रारंभ करेंगे ना तो ऐसा इंटरेस्ट जागेगा ना आपको भी, क्या ही बताएं, है ना। आपका साहित्य में रुचि नहीं होगी फिर भी साहित्य में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। चलिए फिलहाल हरिशंकर प्रसाद जी की रचना है इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर, इसको देखेंगे। ज्ञान रंजन की कहानी है पिता, इसको देखेंगे। शहरी जीवन में क्या हाल हो जाता है एक पिता का, ठीक है, उस पर ये रचना है। वर्तमान समाज पर कटाक्ष बोल सकते हैं आप इसको, दिखाया गया इसमें, तो उसको देखेंगे। कमलेश्वर की रचना है राजा निर्बंसिया, इसमें देखेंगे। इसमें दो कहानियाँ एक साथ चलती हैं। निर्मल वर्मा जी की परिंदे कहानी है, यह भी वर्तमान संदर्भ को लेकर के, ठीक है, लिखी गई है, तो इसको भी देखेंगे, ठीक है। चलिए ये थी आपकी कहानियाँ। 8वीं यूनिट आपकी नाटक से होने वाली है, हिंदी नाटक, ठीक है। क्या है हिंदी नाटक में देख लेंगे। नाटक आपके ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन बड़े बड़े होते हैं नाटक, इसलिए कम रखे गए हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से नाटक है। सबसे पहले भारतेंदु जी के दो नाटक हैं जो हमें पढ़ने हैं, एक अंधेर नगरी और एक बहादुर दुर्शा, दोनों प्रसिद्ध हैं। उसके पश्चात जयशंकर प्रसाद जी के नाटक पढ़ने हैं 3, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी, ठीक है जी। उसके पश्चात धर्मवीर भारती जी का नाटक पढ़ना है अंधायुग, 1955 का है, 1955 का, ठीक है।
इसको देखेंगे। उसके पश्चात है लक्ष्मी नारायण लाल जी का सिंदूर की होली। मोहन राकेश जी का आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, दोनों ही पढ़ेंगे। आधे अधूरे 1969 की रचना है, ठीक है। हबीब तनवीर का नाटक पढ़ेंगे आगरा बाजार। सरसल दयाल सक्सेना का नाटक पढ़ेंगे बकरी, 1974 की रचना है, 1974। शंकर शेष का नाटक पढ़ेंगे एक और द्रोणाचार्य। उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक देखेंगे अंजू दीदी। मनु भंडारी जी का महाभोज, ठीक है। ये सारा नाटक हम पढ़ेंगे आने वाली अपनी वीडियोज़ में। चलिए आगे देखेंगे हिंदी निबंध। कहानी हो गए, उपन्यास हो गए, नाटक हो गए और अब निबंध, ठीक है जी। चलिए निबंध में सबसे पहले हम देखेंगे भारतेंदु जी का दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, अर्थात भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। दो निबंध हम देखने वाले हैं भारतेंदु जी के, ठीक है। उसके पश्चात प्रताप नारायण मिश्र जी का देखेंगे शिवमूर्ति। बालकृष्ण भट्ट जी का शिव शंभू के चिट्ठे। उसके पश्चात रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र जी का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह जी का मजदूरी और प्रेम। कुबेरनाथ राय जी का उत्तर फागुन के आसपास। विवेकी राय जी का उठ जाग मुसाफिर, ठीक है। तो ये रचनाएं हैं, ये निबंध है जो हमको पढ़ने हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे। अगली यूनिट, आखिरी यूनिट आपकी होने वाली है, मैं बोलूँ, ठीक है। 10वीं यूनिट अन्य गतिविधाएँ की है ये, ठीक है। आत्मकथा है, जीवनी है और अन्य गतिविधाएँ हैं इसमें, ठीक है। 10वीं यूनिट है ये आपकी। सबसे पहले आपका राम वृक्ष बेनीपुरी जी का माटी की मूर्तें हैं। महादेवी वर्मा जी का ठकुरी बाबा, ठीक है, ये रेखा चित्र में आ जाता है या संस्मरण में देख सकते हैं आप इसको। तुलसी राम जी का मुर्दैया है, यह आत्मकथा है। शिवरानी देवी जी का प्रेमचंद घर में जीवनी है, इसको पढ़ेंगे। मनु भंडारी जी का एक कहानी, ये पढ़ेंगे। विष्णु प्रभाकर जी का आवारा मसीहा, ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय पे ये जीवनी लिखी गई है, सन 1974 की है लगभग ये, ठीक है। ईयर आगे पीछे हो सकता है, यह जीवनी है तो इसको देखेंगे। शरद चंद्र पर लिखी है, ये विष्णु प्रभाकर जी ने बहुत प्रसिद्ध रहा है ये, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन को देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा जो है 4 भागों में विभाजित है, उसी का ही एक भाग है ये, ठीक है। रमणिका गुप्ता का पढ़ेंगे आपोदरी, ठीक है। हरिशंकर प्रसाद जी का भोलाराम का जीव। कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़। दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय। मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी। राव शंकर दयान जी का मेरी तिब्बत यात्रा, ये यात्रा वृत्तांत है। अज्ञा जी का अरे यायावर रहेगा याद, ठीक है। तो ये रचनाएं हम देखने वाले हैं अपनी आने वाली अपकमिंग वीडियोस में। ये था आपका हिंदी साहित्य का सिलेबस, ठीक है। इस PDF का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। आने वाले समय में शायद आज ही हो सकेगा तो आज ही, नहीं तो कल कंफर्म आपको पहली वीडियो हिंदी साहित्य से संबंधित इकाई 1 की, जो कि होगी हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ, इस पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। जिसमें हम पाली, प्राकृत, सोरसानी, इन सब की चर्चा करेंगे हम, ठीक है, लगभग। चलिए तो मैं कोशिश करूँगा आज, या तो आज नहीं तो कल कंफर्म आपको एक वीडियो मिल जाए फटाफट, ताकि हम तैयारी को अपनी प्रारंभ कर सकें, ठीक है जी। चलिए बाकी सिलेबस मिल चुका है, आप थोड़ी थोड़ी कहानियाँ पढ़ते रहिए इधर उधर से जहाँ से कंटेंट मिलता है ना। आप अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में इसका एग्ज़ाम भी है ना। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ UC नेट का एग्ज़ाम निकला हुआ है और दिसंबर में एग्ज़ाम है, ठीक है। और अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, तो मतलब आपका मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ, अभी 2 अक्टूबर है ना। तो आपके पास दो महीने पूरे हैं। अक्टूबर का मंथ पूरा है, नवंबर का मंथ पूरा है, नवंबर का मंथ पूरा है और दिसंबर में स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम है, ठीक है। तो दिसंबर तो छोड़ ही दीजिए, 2 से शायद स्टार्ट है ना, 2 या 6 से, ठीक। तो 2 महीने पूरे हैं, तो 2 महीने में हम कोशिश करेंगे सिलेबस को कवर अप करने की जितना हो सकेगा, है ना। चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।